अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सर जब से पीडीएम की तहरीक शुरू हुई है ना सितंबर से, तब से अब तक डीजीआई एसपीआर को कमोबेश 10 दफ़ा वजाहत देनी पड़ चुकी है कि हमारा किसी से बैकडोर या एलानिया रब्ता नहीं। तो मेरे दिल में सवाल ये आ रहा था कि क्या ये बेहतर नहीं कि जनरल इशफाक परवेज़ कियानी की तरह कोई तहरीर नोटिफिकेशन जारी कर दें कि फ़ौज का किसी सियासी मामले से कोई लेना देना नहीं? यार वो नोटिफिकेशन जो था ना वो कुछ और किस्म का था। वो ये था कि जो फौज के बंदे लगे हुए थे ना सरकारी इदारों में, सिविल में, वो उन्होंने कहा जी वो नहीं होंगे। और ये इनको एक हुक्म जारी किया था फौज को, तमाम अफसरों को, क्योंकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ना एक बड़ी तहरीक के दौरान जो वकला की तहरीक थी, अदलिया बहाली तहरीक, एक बड़ा बन गया था। जब कोई फौज की गाड़ी माल रोड से गुजरती थी तो लोग नारेबाजी इस टाइप, तो उन्होंने कहा था दूर रहें सिविलियंस से और वर्दी पहन के बाज़ार नहीं जाना, इस टाइप का था। उसमें यह भी था कि जो फौजी हैं वो सिविल हकाम से राब्ते नहीं रखेंगे, ये था। लेकिन कियानी साहब ने अपने ऊपर तो वो कदगन नहीं लगाई थी, ये बात नोट करने वाली है। तो इसी तरह अगर ये कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी कर भी देते हैं तो वो कदगन जो है वो सिर्फ नीचे वाले लोगों के लिए। वो कियानी साहब का मुझे वाकया याद आ गया कि मैं बैठा होता एडिशनल एडवोकेट जनरल थे हनीफ खटाना, वहाँ दो यंग लड़के आए तो वो कह रहे थे, कोई वाक्य बता रहे थे हमारी मदद करें। फिर उन्होंने फ़ोन किया डीपीओ ओकाड़ा को। तो इशू ये था कि वो कर्नल साहब थे जो ओकाड़ा ट्रांसफ़र होके आए। वो पहले जहाँ तैनात थे वहाँ से वो ओकाड़ा आए तो उन्होंने कार्गो करवाया अपने घर का सामान। तो जो कार्गो कंपनी थी वो गायब कर गई सामान, पहुंचा नहीं जिस तारीख को पहुंचना था। तो वो अब आए एडिशनल एडवोकेट जनरल के पास, कोई फ़ोन करें, कोई हमारी मदद करें। तो मैंने वो पूछा एडिशनल एडवोकेट जनरल से उन बच्चों के जाने के बाद कि यार वो कर्नल खुद भी कह सकता है ऐसा क्या? उनके नहीं, वो कियानी साहब ने मना किया है कि खुद अपनी कोई ना मामला लेके नहीं जाना इन्हों के कोल। फिर वो हो गया होगा हाल। तो अब ये जो इन्होंने फरमाया है ना जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने, ये इन्होंने बीपर दिया है समा टीवी पे। वैक्सीनेशन का एक सवाल था, कोई भारत का एक दो बात होगी, फिर वो आगे इस पे कि मैं फिर कह रहा हूँ कि फौज को ना घसीटें इसमें सियासत में मत घसीटें। तो ऐसे जो बीपर होते हैं ना डीजीआई एसपीआर वगैरह के या बड़े बंदों के, जा इवन वज़ीर आज़म का अगर बीपर हो, फ़र्ज़ कर लें तो पहले पूछते हैं कि आपने क्या पूछना है। ठीक है ना, ये उनको पता था इन्होंने कि ये पूछना है, पहले बताया गया था ये भी पूछेंगे। तो उन्होंने ये उसका जवाब भी दिया है। ये दरअसल ना कल जो इंटरव्यू था मौलाना फजल रहमान का, और मरियम ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि हमें टेलीफोन आते हैं, तो उन्होंने कहा जी बताएं किसके फ़ोन आते हैं, क्या करें या ना करें वगैरह वगैरह। जो उनका जवाब दिया इन्होंने, ठीक है, डीजीआई एसपीआर ने मौलाना का और मरियम को। और मौलाना ने कल कहा था ना कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला मुज़ाकरात होंगे। तो इससे इमरान से तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, तो कब्ज़ा ग्रुप है, तो जिन्होंने कब्ज़ा करवाया हुआ उनके साथ हम बात करेंगे, लेकिन पहले की तरह छुप छुपा के नहीं होगी। पहले तो हम वो खामोश हो जाते थे, बताते नहीं थे क्या हो रहा है, तब खुल के बातें होंगी। तो उनका भी यही मतलब था कि इनके पीछे वो है फौज है, तो फौज से हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुल्लम खुल्ला बात होगी। तो इसका भी उन्होंने जवाब दिया कि यार सानू बिच क्यों लेंदे हो, आप ही नहीं बढ़ो। तो ये सारा इशू था। तो उस पर आज बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमने मुलाकात भी किया मौलाना साहब से। मौलाना कल आप कह रहे थे जब परसों मरियम की जिस दिन मुलाकात थी, मैंने आपको कहा था बार बार कि यार ये कोई ऐसा नहीं है कि उनको शटअप कॉल दे दी पीपल्स पार्टी का, या आज फिर उनकी मुलाकात हुई। बिल्कुल ही मुलाकात। फिर नहीं, एक मिनट जी, फिर ये मरियम वाली बात जो आप एक थ्योरी लेके आए थे, बिल्कुल कंस्पिरेसी थ्योरी, बिल्कुल उल्ट हो गई। अच्छा मैं तो जो खबरें चल रही होती हैं उन पर सवाल करता हूँ आपसे, सवाल करते नहीं, अगर सारे जवाब मुझे पता होते हैं तो मैं आपसे सवाल नहीं करता। मेरी जान सवाल तो आपने करने होते हैं जी, लेकिन वो सवाल आपके जहन में ऐसे सवाल जो पैदा होते हैं ना, ये कोई और बंदा जब होता है ना कहीं लाइन शाइन मिल जाती है कि ये पूछे
सर ये हमारे ना एक व्यूअर ने भी लिखा हुआ है, उसने कहा चौधरी साहब स्टैब्लिश करके छोड़ेंगे तुम्हारा रास्ता कहाँ पे है। नहीं वो मेरे पास सबूत है। अच्छा खैर वो है ना, वो पीडीएम का कल जलसा भी है ना, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी बिलावल ने। बिल्कुल। अब जब हम बात कर रहे थे कि DGISPR ने जवाब दिया है मरियम के जो थे और मौलाना को, और आज बिलावल ने फिर जवाब दिया है DGISPR को। उन्होंने पता क्या कहा है, बाकी तो रूटीन की बातें हैं ना, कम चैलेंज करेंगे वो जो ऑर्डिनेंस इन्होंने जारी कर दिया सेनेट में ओपन बेल्टिंग वाला। उन्होंने एक और बात भी बड़ी खतरनाक की है, उन्होंने कहा जनाब ये आइन की वायलेशन है, इसको हम नहीं होने दें, हम अदालत में जाएंगे। ओके, और रज़ा रवानी साहब वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस चल रहा है वहाँ जाके बताएंगे, और जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो तो पहुँच भी गई है, ठीक है ना, क्या ऑर्डिनेंस। ये तो हमने भी कल भी बात की है कि दिनों से कर रहे हैं कि 226 आइन के आर्टिकल है खुफिया बेल्टिंग का, उसके जो वाज़ेह सरीहन खिलाफ वर्जी है जी आर्टिकल। अब जो उन्होंने खतरनाक बात की है, वो ये कहा है कि ये चैलेंज भी हम कबूल करने के लिए तैयार हैं ओपन वाला। उनका आपके जो बंदे हैं ना, वो ओपन बैलेटिंग में भी आपके खिलाफ वोट देंगे। इसी बात से तो खतरा है ना इनको, ठीक है ना, क्योंकि डिफेक्शन क्लास तो लगती कोई नहीं, वो आज़ाद है, आइनी तौर पर आज़ाद हैं, जिसको चाहे वोट दें, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लेंगे आइंदा उनको टिकट नहीं देंगे, वो टिकट लेने नहीं चाह रहे, वो तो पहले कह रहे हैं। अब जो जवाब दिया ना उन्होंने कहा जो हमें कहा जा रहा है सिस्टम के अंदर रहकर जद्दोजहद करें, यानी कि सिस्टम डिरेल ना करें। ये ना हो कि हमें फौज की ज़बरदस्ती ना कहें फौज को कि जनाब आके इसको कान से पकड़े निकाल दें, सिस्टम के अंदर आगे यानी अदम एतमाद ले आएँ, दूसरा अदालतों में चले जाएँ, जो भी मामला हैं कानून और दायरे के अंदर रह के। उन्होंने कहा ये जो हो रहा है आइन की खिलाफ वर्जियाँ खुल्लम खुल्ला, और पार्लियामेंट का इजलास मुलतवी कर दिया, ठीक है ना, तो फिर जो हमें कहा जा रहा है कि सिस्टम के अंदर है कि जद्दोजहद करें। ये जो आपका बयान है या आपकी इस पोजीशन जो है ना, आपकी एस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। यानी एक तरह से धमकी है कि भाई इसको रोको कि आइन के अंदर रह के जो करना है वो करे, कि अगर ऐसी हरकतें करता रहेगा तो फिर हम भी मजबूर हो जाएंगे कि सिस्टम से बाहर होके, सिस्टम की क्रीज से बाहर होके खेलें। ये उन्होंने एक धमकी दी है। तो अब पता नहीं इसको कैसे लेते हैं, अब इस पर क्या रद्द-ए-अमल आता है उनका। तो आज आपने कहा ना वो अभी कि क्यानी साहब ने वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, वापस ले कह रहे यहाँ अब इन्होंने क्या नोटिफिकेशन करना है। मलिक ज़फ़र इकबाल साहब हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड। पहले भी हम बात कर रहे हैं, जो भी जनरल रिटायर होता है उसके लिए असामी पहले से तैयार होती है। उन्हें पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन लगा दिया गया है। आज कितनी तारीख है? 8 फरवरी। आज ही नोटिफिकेशन हुआ है। हम आपको बता रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल मलिक ज़फ़र इकबाल साहब जो हैं उनको लगा दिए चेयरमैन। तो भाई वो दायरे जो मुकर्रर हैं, जो हमारी हुकूमत जो है, क्योंकि जो कह रहे हैं कि इनको ये कठपुतली हुकूमत है और एस्टेब्लिशमेंट की हमायत से खड़ी है। बिल्कुल। तो एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल करने के लिए इनको ऐसी हरकतें करनी पड़ रही हैं। ये एतराज़ नहीं मुझे कि ज़फ़र इकबाल साहब कोई खदान खाता, ये नहीं कि वो नहल आदमी होंगे, लेकिन यह है कि वाई नॉट सिविलियन। और आपके जो वज़ीर आज़म हैं वो उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में जो इस्लाम सिखा रहे हैं, उसके तो ये बरक्स है ना, अकरबा परवरी में आता है ना, और वो बड़ी हैरत अंगेज। आपने सुना होगा उनका खिताब। सर वो मेरे दिन में सवाल भी आया था, उन्होंने कहा कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप साथ होंगे तो कुछ होगा। बड़ी देर बाद याद आया। हाँ, मुझे यही ख्याल है। अच्छा, ये बात जो है ना वो हर एक वक्त कहते रहते हैं। अब दिलचस्प बात ये है कि उनका जो खिताब था ना उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस में, वो वज़ादात से भरपूर था। और मज़े की बात यह है कि उलमा कराम को हमारे वज़ीर आज़म जो हैं, जो किसी तौर पर बड़े लिबरल होते थे, वो सिखा रहे हैं कि इस्लाम क्या होता है, रियासत क्या होती है, रियासत मदीना क्या है और यूरोपें क्या है। पहले तो वो कह रहे हैं कि यूरोप वाले जो है ना इस्लामी फोबिया और कशकार रहे हैं और एमी इस्लामी दहशत गर्दी की इस्तिलाह उन्होंने घड़ ली हुई है और ये है वो।
लेकिन साथ ही वो कहते हैं, यानी यूरोप वाले बड़े गंदे लोग हैं। लेकिन अगले ही लम्हे वो फरमा रहे हैं कि यूरोप ने इस्लाम के जो असूल है ना इंसाफ वगैरह के, वो अडॉप्ट कर लिए हुए हैं। वो बड़ा अच्छा माशरा है, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। अब ये वाहद आदमी है दुनिया में जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है। बाकी सब आपने या किसी और ने जो यूरोप देखा वो आंखों से नहीं देखा हुआ। आपने पता नहीं कैसे देखा हुआ, शायद पट्टी बांध के जाते हैं वहाँ, या जो नवाज शरीफ वगैरह उधर बैठे हुए उन्होंने नवाज शरीफ देखा हुआ, इन्होंने सिर्फ आंखों से देखा है। अब कह रहे हैं कि वो बड़े अच्छे लोग हैं। वहाँ अगर ऐसा हो जाए, हादसा हो जाए, सिंगापुर की भी मिसाल दे दी कि वहाँ सॉरी क्या खुदकुशी कर ली थी किसी वजीर ने, वहाँ इस्तीफा देते हैं, चोर बाहर नहीं निकल सकते। वो भाई चोर इसलिए बाहर नहीं निकल सकते, वहाँ लोगों को पता होता है कि ये अदालती निज़ाम बिल्कुल हमारा A1 है, ये वाकई चोर है जिसको अदालत ने चोर कहा है। तो हमारे सिस्टम पे तो एतबार ही नहीं लोगों को। चोर को वही लोग चोर मानेंगे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा। वो असल चोर अदालतों से बरी हो जाते हैं। बेगना जेलों में बड़े रहते हैं, इन्होंने खुद कहा है कि छोटे चोर जेलों में, बड़े चोर एनआरओ मांग रहे हैं। फिर बड़े चोरों को, फिर बड़े चोरों को अपनी पार्टी में नजर अपने पार्टी में नजर दड़ाए ना, इंसाफ की हुक्मरानी। और फिर वहाँ कह रहे हैं कि एक क्रैश के साहब थे, साहबी, तो उन्होंने 60 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया। उन्होंने कहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मैं तो आखिरी उम्र में अपनी आत्मा नहीं बदल सकता। तो ज़ाहिर कुफ्र पे सारी ज़िंदगी गुजारी है मैंने, तो मुझे एक बात बता दें जिसमें मैं अमल करूँ। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू सिर्फ सच बोला कर, एक चीज़ झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। अब इस्लाम का ये हुक्म है कि तुम, बल्कि कुरान मजीद में है कि तुम वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। भाई आप भी सच बोल रहे हैं। 3 साल हो गए, ठीक है ना, आप भी 60 साल से ऊपर है उम्र के, आपकी आदतें बदलना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। तो आप भी कम से कम एक चीज़ तो ले लेना, सच बोलना, सच बोलने वाली बात तो ले लेना। तो ये पापा जी अब इसमें अगर हम मज़ीद बात करेंगे तो बात दूर तलक जाएगी, ठीक है ना। अभी आपने बात की थी ना कि कानून के दायरे में रह के खेलने वाली बात, तो अपोजिशन ने एक रिक्वेस्ट जमा करा दी है सेनेट का वो इजलास बुलाने के लिए, ताकि ऑर्डिनेंस पे मालूम बात हो सके। ऑर्डिनेंस के बाद वो दरअसल इनकी चित्रौल करना चाहते हैं। असल में बात ये है कि PDM वालों ने ये फैसला किया हुआ है कि जो भी प्लेटफार्म मुयस्सर है ना, प्लेटफार्म बिल्कुल उसमें इनकी चित्रौल करनी है। अब उन्होंने रिक्वेजिशन दी है, वो पाबंद हैं जो चेयरमैन सेनेट हैं, तो उस रिक्वेजिशन जितने % होती है इतने % लोग एक रिक्वेजिशन तो वो इजलास बुलाना पड़ता है। तो वो पाबंद है, वहाँ इनकी चित्रौल करेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट में वो रज़ा रबानी साहब चित्रौल करने पहुँच गए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम वाले पहुँच गए हैं, पीपल्स पार्टी अलग चैनल उसको चैलेंज करने जा रही है। तो यही बातें हुई है ना मौलाना के साथ। बिल्कुल। तो वहाँ ये इनके चित्रौल करेंगे, ठीक है, फिर ये भागेंगे, ठीक है। ये रिक्वेजिशन वाले मामले पे तो पता नहीं चेयरमैन सेनेट सरप्राइज देते हैं कि नहीं देते, लेकिन अगले 1 महीने के अंदर सादिक संजानी साहब एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। वो क्या है, उस पर बाद में बात करेंगे। अच्छा, अभी एक सवाल है, हमारे व्यूअर हैं, एक सब्सक्राइबर हैं, नायाब जेड नाम है उनका। उन्होंने पूछा जी ऑर्डिनेंस की मुद्दत 30 रोज होती है, तो क्या सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का जो सदारती ऑर्डिनेंस है उस पर भी हर तरह लागू होती है? नहीं, ये क्या नाम बताया आपने? इनका नाम है सर नायाब जेड। नायाब साहब, ये 30 दिन नहीं होती मुद्दत, वो आइन का आर्टिकल 89 है और उसके फिर सब आर्टिकल्स हैं। उसके बाद सदर जो ऑर्डिनेंस जारी करता है उसकी मुद्दत होती है 120 दिन। 120 दिन के बाद वो लैप्स कर जाता है, ख़त्म हो जाता है खुद ही, या उसको फिर असेंबली में पेश किया जाता है, जिस तरह बिल पेश किया जाता है ना, इसी तरह। अगर वो 120 दिन से पहले असेंबली में पेश कर दिया जाए, असेंबली या तो उसे कानून की तरह मंजूर कर ले, फिर ओके, फिर वो एक दायमी कानून बन जाता है जैसे आम कानून होते हैं। अगर वो उसको मुस्तरद कर दे तो वो 120 दिन से पहले ही ख़त्म हो गया। या फिर ये भी होता है कि ना उसको मुस्तरद करे और ना ही उसको कानून की तरह मंजूर करे। उसके पास ये भी एक इख्तियार है कि मज़ीद 120 दिन के लिए उसको एक्सटेंड कर दे, यानी 240 दिन के लिए वो हो जाएगा। फिर 240 फिर वो दोबारा एक्सटेंड नहीं हो सकता, सिर्फ एक दफ़ा एक्सटेंड कर सकता है। और जो सूबा है, अगर कोई गवर्नर जारी करता है ऑर्डिनेंस, तो उसकी मुद्दत है 90 दिन, ठीक है। 90 दिन के बाद उसके साथ यही प्रोसेस होगा। आपको पता है ना वो CPAC वाला जो अथॉरिटी वाला ऑर्डिनेंस था, बिल्कुल, वो 120 दिन की उसमें तस्हीह की
उसके बाद वो लैप्स कर गया हुआ है, अब कोई कानून मौजूद नहीं है। ठीक है ना, वो अथॉरिटी का। ठीक है ना, तो ये लेकिन इस मुद्दत के अंदर अंदर 120 दिन के अंदर अंदर जो काम होंगे वो उसी तरह समझे जाएंगे जैसे किसी कानून के तहत हो गए। ठीक है ना, अगर इलेक्शन हो जाता है, वैसे भी इन्होंने एक दफ़ा के लिए कहा कि एक दफ़ा में सर एक दफ़ा प्लीज़ सानू ओपन कर ले, वो 100 अगर हो जाते हैं, अव्वल तो मेरा ख्याल है कि ये खुफिया बेल्टिंग के जरिए होंगे, क्योंकि ऑर्डिनेंस में ऐसी कोई बात नहीं है। 226 की बात खिलाफ वर्जी है संगीन। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जनाब ऑर्डिनेंस जारी करने तो नहीं रोक सकते, लेकिन ऑर्डिनेंस अगर आइन से मुतसादम हुआ तो फिर तो हमारे फैसला ही चलेगा। ठीक है ना, यही कहा है ना उन्होंने, जारी करते हैं, लेकिन मुस्तकबिल क्या होगा ये। तो हाँ, अगर ये खुफिया हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, तो फिर ये वैलिड, ठीक है, फिर वैलिड ही है। ठीक है ना, वो कलदम नहीं, फिर ठीक हो गया। फिर वो यानी वो मुतनाज़ा तो रहेंगे हमेशा, क्योंकि ये करना चाहते हैं मुतनाज़ा रहें। अगर ये टाइमली कानून साजी कर लेते तो बेहतर रहता। पर सर आज का जो सबसे अहम इशू था वो था ये F8 कचहरी में वकला के चैम्बर गिराने वाला मामला। यार वो जो है ना CDA ने गिराए हैं वहाँ पे, हाँ जी, जो कचहरी इस्लामाबाद। हाँ जी, ठीक है ना, वहाँ F8 इस्लामाबाद में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाँ जी, वहाँ यंग लायर्स के चैम्बर्स थे। ठीक है, अब जो सीनियर लायर्स होते हैं उनको तो पहले अलाट हो जाते हैं ना। हाँ। जब नए लड़के आते हैं तो उनको अलाट नहीं होते। हाँ। ठीक है ना, फिर वो जबरदस्ती जहाँ जगह मिलती है ना, फटे नहीं, फटे थोड़ा बेहतर रहता है, चैम्बर होते हैं। ठीक है, वो जनाब CDA ने गिरा दिए। अब ख्याल वकला का ये है कि CDA इतनी जरूरत नहीं कर सकती कि अदालत के प्रेमिसेस में दाखिल हो, और संडे को उन्होंने वारदात डाली, संडे की रात। बिल्कुल, तो वो यकीनन अदालत का पीछे कोई अदालत से इजाज़त ली होगी उन्होंने कि जो तजावज़ात है वो हम गिराने चाह रहे हैं या इजाज़त हो सकती, इसीलिए वो जो यंग लायर्स है ना, वो आए हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद। ठीक है ना, अतर मिल्ला साहब के वो चैम्बर का गिराओ, नारेबाजी, और फिर रजिस्ट्रार के कमरे के शीशे तोड़ दिए। तो वो वकला ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जारी किया है बयान, उस पर उन्होंने कहा है कि जनाब वो नहीं हो, नोटिस नहीं दिए। हाँ जी, नोटिस दिए बगैर नहीं हो सकता। एक तो उन्होंने ये कहा, दूसरा उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि इस पर कमीशन बनाए, एक जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान से। ठीक है, कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और जिन्होंने ये किया है उनको और कंपनसेशन दी जाए उन लोगों को जिनके तोड़े गए। ज़रा वकला ने तो वकला की हिमायत ही करनी है। और जो अतर मिल्ला साहब हैं हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद, वो वकला तहरीक के दौरान जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी के तर्जमान थे। बिल्कुल, ठीक है ना, अच्छी तहरीकें उन्होंने देखी हुई हैं। लेकिन खुद जो है वो उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि टिल फर्दर आर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बंद रहेगी। इस पर भी उन्होंने मुतालबा किया है वकला ने कि फौरी तौर पर खोलें, सुप्रीम कोर्ट बाहर लें। तो अब कुछ ऐसी इतलात हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रब्ता किया है अतर मिल्ला साहब से, और अतर मिल्ला साहब उनसे मिलने गए हैं। यार जो जजों को है ना, ये नहीं कहते होते कि जनाब तलब किया। ठीक है, नहीं, जजों को तलब नहीं करते। बात सुन ले मेरी। अब जो सीनियर जज है ना, मैं आपको एक अंदर की बात बताऊँ, अंदर की नहीं, एक जो रिवायत है अंदर, अगर सीनियर जज जो है वो अपने PN को ये कहता है कि फलां जूनियर जज के पास जाओ, उसे बुला के लाओ। ठीक है ना, तो वो जाके ये नहीं कहता जनाब जज साहब बुला रहे हैं, वो पता क्या कहता है, वो जाता है उसके सेक्रेटरी को कहता है कि जनाब जस्टिस नौशेरवां वड़ाइच साहब ने सलाम भेजा है असफंद को, बस ये पैगाम होता है। अंदर चले जाता है जनाब नौशेरवां साहब का सलाम था। तो फिर वो जज साहब अपना सारा काम छोड़ के वो बड़े वालेकुम सलाम कहने जाते हैं। ठीक है, ये तलब ही नहीं होती कि तलब कर लिया, उसको ये कर लिया, या ऐसे तुम लोगों ने बनाया हुआ यार मीडिया ने ना। वकील जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला वो भी बीच में पड़ गए हैं ना, पाकिस्तान बार काउंसिल वाले भी, तो वो वकला को भी समझाएंगे। ठीक है ना, और वहाँ जब कमीशन पड़ जब बन जाता है तो फिर तो काम लंबा ही हो जाता है ना। ठीक है ना, कंपनसेशन तो मिलनी चाहिए उसको, पहले क्यों नहीं रोका था। हाँ सर, आप अक्सर बात करते हैं, हमेशा बात करते हैं आप आइन की बालादस्ती की। तो हमारे एक व्यूवर हैं अमजद खान साहब, उन्होंने आपसे सवाल किया, उन्होंने कहा सर कोई एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना कुछ बता दें जब पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हुई हो।
याराना जो आइन की बालादस्ती है, ये वैसे सोचने वाली बात है वैसे बड़ा यार आम इसको कहते हैं सहले मुमतने, यानी आसान सी बात जो हर बंदा समझता है कि मेरे जहन में है, लेकिन उसका जवाब नहीं दे सकता है। तो ये अगर सोचें तो ये भाई एक ही मौका मेरे जहन में तो है जब आइन की बाला, जब आर्टिकल 6 का इतलाक हुआ है परवेज मुशर्रफ पे, वो आइन के तहत काम चलता रहा। उसके बाद जो स्पेशल खसूसी अदालत थी, उन्होंने उनको सजाए मौत का हुक्म सुनाया, ठीक है ना। तो उसके बाद जो गैर आइनी इक़दाम हुए हैं कि लाहौर हाई कोर्ट खसूसी अदालत के फैसले को कलअदम कर रही है। वो 3 जज होते हैं हाई कोर्ट्स के, ठीक है ना, वो 4 होते हैं, लेकिन वहाँ 3 थे, एक जज तैनात नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने उस अदालत को भी कलअदम कर दिया, कानून को भी कलअदम कर दिया, और खुद जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठ गए हैं। ये तो पहली बात। और फिर जिन्होंने ये आईनी इक़दाम किया था वो कुछ जेल में है और कुछ जो है वो मुल्क से बाहर गए हुए हैं, और उनको आंखों पे पट्टियां बांध के वो देख रहे हैं बरतानिया को। और हमारे साहब जो कह रहे हैं कि जनाब यूरोप वालों ने अडाप्ट कर लिया है इस्लाम के असूलों को, तो यहाँ पता नहीं इनके असूल किधर गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन्होंने पता है सरकार ने पीटीए हाई कोर्ट में क्या किया था कि ज्यूरिडिक्शन को चैलेंज नहीं किया मुशर्रफ वाले केस में, जनाब आप तो सुन ही नहीं सकते, ठीक है ना, आप उस खसूसी अदालत के खिलाफ अपील का राइट है उनके पास। जब अपील का राइट हो तो रिट दायर नहीं हो सकता, रिट ज्यूरिडिक्शन खत्म हो जाती है हाई कोर्ट की किसी भी मामले में। अगर अपील का राइट है तो रिट का राइट खत्म, उनके पास अपील का राइट है। तो आप जनाब ये क्यों सुन रहे हैं रिट दरखास्त, बल्कि मुशर्रफ की हिमायत की इन्होंने। हाँ जी बिल्कुल तुम ठीक है सर, वो अदालत नहीं बनती सर, वो कानून ही गलत था सर, वो माजी दो तलाक होंगे। वो इनके जो एडिशनल अटार्नी जनरल थे वो देख लें हुकूमत के हिदायत पे क्या बयान, और वहाँ अचानक पहुँच गए SM जफर के साहबजादे हमारे दोस्त बैरिस्टर अली जफर साहब, उनका भी तो एमिकस कराई यानी अदालती मामला, तू थानू दस, वो अब पीटीए में जल गए वो जनाब उन्होंने अपना लहदा रगड़ा निकाला और फिर उनका हो गया जो होना था। सर वो कुछ मजबूरियां भी होती हैं, ठीक है ना। ये है जहाँ इस मुल्क में आइन, हमने पहले भी कहा था आइन कानून कितने है यार, बस ख्वाहिशों में है। हाँ, और तू जो साशी तुरियाँ तुम्हें कहीं से लाइन मिलती है, तो मरियम ने मुलाकात कर ली थी, बुलावल क्यों नहीं मिली, हम बुलावल मिली तो मरियम क्यों नहीं मिली, अजीब करना यार। सर ये अखबारों की कहानी है सारी। ठीक है, बहरहाल आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर टच कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।